ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन करा था, केमिकल डाइजेशन वी हैव स्टार्टेड। तो केमिकल डाइजेशन में वी हैव कंप्लीटेड द डाइजेशन इन द ओरल कैविटी। देन उसके बाद सेकंड हमने डाइजेशन करा था स्टमक के केस में। अभी थर्ड हम लोग डाइजेशन हमने कल जो स्टार्ट किया था दैट वाज इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एज यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो रिलीज होते हैं। एक आपके पास बाइल जूस है, सेकंड आपका पेनक्रियाटिक जूस है, और थर्ड इसमें आता है इंटेस्टाइनल जूस विच इज ऑल्सो कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? तो इसमें हमने एक्शन ऑफ बाइल जूस कल कंप्लीट कर लिया था जो फैट का डाइजेशन और इमल्सिफिकेशन करवाएगा। देन उसके बाद हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस जिसमें कि मेन एंजाइम हम लोगों ने कल पढ़े थे, उनका मोड ऑफ एक्शन भी हमने देख लिया था। अब इसके बाद जो लास्ट हमारे पास बचा बेटा वो इंटेस्टाइनल जूस बचा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं आप लोगों के पास, उन ग्लैंड्स का बेसिकली काम होता है टू रिलीज द जूस विच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, और यू कैन से सक्कस एंटेरिकस। पीएच अप्रोक्सीमेटली रहेगा 7.4, तो मतलब स्लाइटली एल्कलाइन नेचर है इसका, नॉट एसिडिक इन नेचर। नाम बेटा दोनों याद कर लो, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पर गॉबलेट सेल भी होंगे जो म्यूकस सिक्रेट करेंगे, और म्यूकस का फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुकी हूँ। इसका मेन फंक्शन होता है स्टमक में जो काइम बनता है विच इज अ सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड जो कि स्टमक में बनेगा। जब वो फूड धीरे धीरे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होगा तो उससे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है वो खराब ना हो जाए, तो उस वजह से जो म्यूकस उसकी कोटिंग बनाई जाती है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन दे सके। तो अब जो हमारे पास बेटा सक्कस एंटेरिकस है, इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो सबसे पहला जो टाइप यहाँ पर आता है वो है डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइडेजेस है तो नाम से क्लियर है, दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट द डाइसैकेराइड। नाउ व्हाट इज डाइसैकेराइड? दैट इज कॉल्ड डबल शुगर। Either you can say double sugar or you can say oligosaccharide or you can say compound sugar. तो आपने बेटा जो पॉलीसेकेराइड था उसको आपने ओलिगो में तोड़ा, और ओलिगो में मेनली आपके पास क्या है? डाइसेकेराइड है। अब आप डाई को तोड़ोगे तो डाई अल्टीमेटली किसमें टूटेगा? मोनोसेकेराइड में। क्लियर? सेकेंड कैटेगरीज में आती है डाईपेप्टिडेज जो बचे हुए पेप्टाइड्स को तोड़ता है। लाइपेज का फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। और न्यूक्लियोसाइडेज जो कि न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो सक्कस एंटेरिकस में फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों के पास आता है डाईपेप्टाइड। जितना भी प्रोटीन था अभी तक आपने सपोज करो जितना भी डाइट में प्रोटीन लिया है वो सारा प्रोटीन हम डाईपेप्टाइड में तोड़ चुके हैं। तो डाईपेप्टाइड के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा डाईपेप्टिडेज, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड जो कि सिंपल है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सेकेंड आपके पास आता है बेटा माल्टोस। माल्टोस पे एक्ट करता है एंजाइम माल्टेज और वो टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। याद है ना आपने माल्टोस कैसे बनाया था? बायोमोलिक्यूल में 2 ग्लूकोज की यूनिट्स को ज्वाइन करके। तो जब आप उनको तोड़ोगे तो वो माल्टोस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ही ब्रेक करेगा। थर्ड आता है इसमें लैक्टोज। लैक्टोज के ऊपर एंजाइम आता है लैक्टेज, इट विल ब्रेक इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फोर्थ आता है बेटा सुक्रोज, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है सुक्रेज और ये ब्रेक करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो अब आप ये देखो कि जितना भी प्रोटीन था वो सारा अल्टीमेटली अमीनो एसिड में टूट चुका है। जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो सारा का सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर चुका है। ठीक है, जितना भी आपके पास फैट प्रेजेंट था जैसे कि ट्राइग्लिसराइड था तो उसमें चाहे आपका डाइग्लिसराइड था मोनोग्लिसराइड था उसके ऊपर लाइपेज एक्ट करेगा और वो सारा का सारा टूट चुका है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियोटाइड जो आपके पास था जो कि हमने न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करके बनाया था, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एंजाइम लगता है न्यूक्लियोटाइडेज, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड। अभी देखो बेटा न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ये जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और बेस तीनों चीजें जुड़ी होती हैं। जब आप इसके ऊपर एंजाइम लगाओगे न्यूक्लियोटाइडेज तो इट विल ब्रेक इनटू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि उसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया और पीछे हमारे पास शुगर और बेस ही बचा है। अल्टीमेटली हम इसको भी तोड़ देंगे तो इसके ऊपर एंजाइम कौन सा लगेगा? न्यूक्लियोसाइडेज, सो इट विल ब्रेक इनटू शुगर प्लस बेस। तो सारा का सारा प्रोटीन बेटा अमीनो एसिड में टूट चुका है।
कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूट चुका है, न्यूक्लिक एसिड ब्रेक इनटू शुगर प्लस बेस, एंड जितना भी फैट था वो सारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट चुका है. सो हियर इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल. सो कंप्लीट डाइजेशन फाइनली हमारे पास कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय द एक्शन ऑफ द जूस विच इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस. पॉइंट इज क्लियर बेटा? हाँ जी, सबको समझ में आ गया? पुट द थम्स अप अगर क्लियर है ये रिएक्शंस आप सभी बच्चों को. ठीक है, कल जो रिएक्शंस करी थी बेटा वही कंटिन्यू करनी है आगे. तो कल हम लोगों ने एक्शन ऑफ बाइल जूस किया था, एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस किया था. अगर आपको हल्का सा याद हो, मैं एक बार आपको स्लाइड पिछली वापस दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया हो जाए. ये रिएक्शंस आप लोगों ने कल कंप्लीट करी थी. देख रहे हो इस रिएक्शन में सारा प्रोटीन डाइपेप्टाइड में टूट चुका है, फिर आप आगे जाके डाइपेप्टाइड को तोड़ोगे. जितना भी पॉली था वो डाइसैकेराइड में टूट चुका है, फिर आप डाइसैकेराइड को तोड़ते हो. ठीक है, डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड को फिर हम आगे जाके ब्रेक करते हैं. फिर हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड एंड टाइड, इसको भी हमने आगे जाके ब्रेक किया. तो जो आपने रिएक्शंस हैं वो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू कंप्लीट करनी है. सो दैट विल कॉजेस द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल. तो अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, और इसके बाद डाइजेशन के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है एब्जॉर्प्शन. तो अब आप ये देखो कि जब डाइजेशन आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद यू विल गो फॉर द एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जितना भी सिंपल न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, अब वो बेसिकली हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट भी करना है बॉडी पार्ट्स के लिए, लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. तो न्यूट्रिएंट की एंट्री होती है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, यानी कि हमारे ब्लड में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. और उसके बाद ब्लड इस न्यूट्रिएंट को आपके बॉडी टिश्यू या सेल को ट्रांसपोर्ट करेगा फॉर द यूटिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. तो अभी पहले हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं. अब एब्जॉर्प्शन में जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बेटा कहाँ देखने को मिलता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड विलाई. तो विलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपके पास होगा एब्जॉर्प्शन. तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाता है बॉडी में कहाँ होगा, तो दैट विल बी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो उसके लिए पहले बेटा विलाई का स्ट्रक्चर जरा ध्यान से सब बच्चे समझ लें. अगर हम विलाई की बात करें कि विलाई किस लेयर की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर विलाई जो है दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ इनर मोस्ट लेयर. व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर? दैट इज द म्यूकोजा. दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल. और यही म्यूकोजा मॉडिफाइड होके बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको नाम दिया जाता है विलाई. ठीक है, तो अब बेटा विलाई का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो जरा. आपके पास ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. क्लियर? तो इनको ब्लड सप्लाई भी होगा. तो ब्लड सप्लाई कौन करेगा? आर्टरी करेगा. तो आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जैसे ही बेटा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अंदर एंटर हुई, इट ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज नेटवर्क. तो ये हमारे पास बन गई बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज. अब यही कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन करती हैं और ये निकलती हैं बाहर की तरफ, तो इनको नाम दिया जाता है वेन. तो आर्टरी विलाई के अंदर एंटर करती है एंड इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन जो है वो बाहर निकलती है एंड इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑब्वियसली बेटा एब्जॉर्प्शन में आपने न्यूट्रिएंट ब्लड में डालना है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आप कहाँ कर रहे हो? विलाई में. So villi must be supplied with the blood. तो जो ब्लड अंदर जाएगा by the artery it is oxygenated, और जो बाहर निकलता है it is deoxygenated, जो वेन लेके आता है. ठीक है, और उसके अंदर बनता है ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क. अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रेड कलर का है, जो वेसल्स में फ्लो करता है. ठीक है, सेम तरीके से ह्यूमन बॉडी में एक कलरलेस लिक्विड है बेटा, ब्लड के जैसा एक कलरलेस लिक्विड है जिसको लिम्फ बोला जाता है. तो लिम्फ की सप्लाई भी होगी यहाँ पर. ठीक है, तो लिम्फ जो है वो बेसिकली कौन सप्लाई करता है?
lymph is actually supplied by the lymph vessel. जो lymph vessels हैं वो lymph carry करती हैं in the villi. तो lymph vessel जैसे बेटा villi के अंदर enter करेगा, look at this, the vessels become enlarged. तो ये जो lymph vessel है ये काफी enlarge हो जाती है, तो इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है lacteal. तो बेसिकली लैक्टियल में क्या प्रेजेंट है? कलरलेस लिक्विड. व्हाट इज द नेम ऑफ द कलरलेस लिक्विड? लिम्फ. क्लियर? तो अगर लैक्टियल पूछा जाता है तो लैक्टियल बेसिकली लिम्फ वेसल्स की ही मॉडिफिकेशन है. वेसल्स बिकम बिट डाइलेटेड व्हेन दे एंटर इनटू द विलाई. So these vessels are called lacteal and they are carrying the lymph. Clear? और ये जो बाहर की तरफ बेटा आपको सेल्स नजर आते हैं, इनको नाम दिया जाता है intestinal epithelial cells. Clear? Because they line the villi. और these cells also contain very small hairy projection, जो इनके सरफेस पे आपको नजर आती हैं. इन प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है माइक्रोविलाई. क्या बोला जाता है इनको? माइक्रोविलाई. ठीक है? तो बेसिकली जो हमारे पास बेटा विलाई है वो तो म्यूकोजा की मॉडिफिकेशन है. ठीक है? जैसे हमने ये बना दिया, दिस इज म्यूकोजा. इसकी मॉडिफिकेशन से जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे इनको तो आप माइक्रोविलाई बोलोगे. माइक्रोविलाई आर लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल और उनके सामने आपको हेयरी प्रोजेक्शंस नजर आते हैं स्मॉल साइज के, तो इनको यहाँ पर नाम दिया जाता है माइक्रोविलाई. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द विलाई एंड द माइक्रोविलाई द सरफेस एरिया इज लार्ज. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही वहां पे आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा. दैट इज व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन. पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो अगर पूछा गया कि कैपिलरीज में क्या फ्लो करता है तो डेफिनेटली कैपिलरीज में रेड कलर का ब्लड है. ठीक है? और अगर पूछा गया लैक्टियल में क्या फ्लो करता है तो डेफिनेटली वहां पर कलरलेस लिक्विड है जिसको नाम दिया जाता है लिम्फ. अब आप ये देखो कि जो एब्जॉर्प्शन हमने करना है तो वो कैसे करना है. इसमें बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा किस में टूटता है? ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में या फ्रक्टोज में. ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ग्लूकोज है यहाँ पर, तो ग्लूकोज डेफिनेटली कहाँ एंटर करेगा? इट विल एंटर इनटू द ब्लड. जो कैपिलरीज है ना यहाँ पर, तो कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है. तो ग्लूकोज डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? ब्लड में. तो स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज ब्लड में जाता है इट गोज बाय द सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा. ठीक है? देन सेकंड हमारे पास आता है यहाँ पर फ्रक्टोज. फ्रक्टोज जो है वो भी फ्रूट शुगर है, तो ये भी डायरेक्टली बेटा कहाँ एब्जॉर्ब होती है? ये भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा. लेकिन फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब करवाने के लिए वी रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन. दैट इज व्हाई द टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कैरियर प्रोटीन की. थर्ड हमारे पास यहाँ पर आते बेटा अमीनो एसिड, क्योंकि जब हमने प्रोटीन को तोड़ा था तो प्रोटीन किस में टूटा था? अमीनो एसिड्स में. तो अमीनो एसिड्स भी हमारे डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ब्लड में. तो अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में दैट इज अगेन डन बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दैट इज द रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन. कुछ अमीनो एसिड तो बाय सिंपल डिफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन कुछ के लिए आपको क्या चाहिए? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नंबर फोर्थ आता है बेटा वाटर. आप पानी भी पीते हो तो जो भी पानी आप पियोगे वो भी अल्टीमेटली आपका कहाँ एंटर हो जाता है? आपके ब्लड में एंटर हो जाता है. तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड में वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू. क्लियर? नंबर फिफ्थ इसमें आता है मिनरल्स या फिर जो भी सॉल्ट वगैरह है, जैसे नमक वगैरह आप लेते हो, आयंस हैं, तो ये भी डायरेक्टली बेटा आपकी बॉडी में कहाँ जाते हैं? ये भी डायरेक्टली आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे. लेकिन इनका जो एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए हमें खर्च करनी पड़ती है एनर्जी. So this kind of the transportation is called active transport. Clear? नंबर 6 इसमें पॉइंट आता है रिगार्डिंग द वाइटामिन्स. अब वाइटामिन्स देखो दो तरह के हैं. एक वो वाइटामिन्स है बेटा जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन बी या विटामिन सी. ठीक है? तो हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और जो सी है ये वाटर सॉल्युबल है.
तो मतलब ये डायरेक्टली जाएंगे हमारे ब्लड में, और किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ऑब्वियसली डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन अगर हमारे पास बेटा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, जैसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में हमारे फैट सॉल्युबल आ गए विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो एक हमारे पास है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, एक आता है फैटी एसिड, क्योंकि जब आप फैट को तोड़ते हो तो फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब ये वो चीजें हैं बेटा जो फैटी हैं। अब फैट है तो डायरेक्टली देखो पानी में तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब अगर ये पानी में नहीं, सॉरी, पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो डायरेक्टली दे कैन नॉट एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले इनको भेजा जाता है लिम्फ सर्कुलेशन में, सो दैट दे कैन बिकम वाटर सॉल्युबल, और उसके बाद दे विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब इसका प्रोसेस कैसे होगा ये लास्ट में जाके पढ़ेंगे। और एक और पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो ग्लूकोज है आपके पास, स्टार्टिंग में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होगा ना, तो ग्लूकोज सिंपली डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में। लेकिन एक बार अगर अमाउंट बराबर हो गया ब्लड में और आपके बाहर कैविटी में, तो फिर बचे हुए ग्लूकोज को हमें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो some amount of glucose will be entered into the blood circulation by the transportation, which is called active transport. That means कि you have to spend the energy for the transportation of the glucose. और जितना भी फैटी सब्सटेंस है वो सिंपली बाय डिफ्यूजन एंटर करेगा लिम्फ में, और उसके बाद जाता है ब्लड में। तो बेटा एक चीज का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, सिर्फ एक फूड कंपोनेंट आप छोड़ दो, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैटी एसिड और एक आपका ग्लिसरॉल, इनको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें आप अपनी डाइट में लेते हो, खाने में लेते हो, वो डायरेक्टली आपके कहाँ जाती हैं, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल है। बट दिस कंपोनेंट इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, तो इसको बेटा डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। It first entered into the lymph, then it entered into the blood circulation. This is known as the absorption of nutrients. हाँ जी बेटा, स्लाइड क्लियर हो गई सभी बच्चों को? Put the thumbs up on the screen if the given slide is clear. Absorption का मतलब समझ में आ गया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको विलाय बोला जाता है। और कौन सी लेयर की मॉडिफिकेशन होते हैं विलाय, म्यूकोजा। कौन सी चीज कहाँ जाती है इसका ध्यान रखो, और कैसे जाती है वो भी देखना है। जैसे अगर मैं डिफ्यूजन बोलती हूँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की बात करती हूँ, तो ये बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव का मतलब होता है जिसमें आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी है, यू डू नॉट हैव टू यूज द एटीपी एनर्जी। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम द अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? और अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखते हैं तो वहां पर हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फैट को छोड़ के, यानी कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये सारी चीजें पहले लिम्फ में जाती हैं बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, दे कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। इनको छोड़ के बाकी जो भी है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। लिम्फ जो है बेटा वो टिश्यू फ्लूइड ही होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। टिश्यू फ्लूइड यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जब वो आपका निकला और उसमें जब आपने लिम्फ ऐड कर दिए, सॉरी लिम्फोसाइट ऐड कर दिए, तब वो लिम्फ बन जाता है, व्हेन इट एंटर इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, होता ये टिश्यू फ्लूइड है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर बेटा एब्जॉर्प्शन हो गया है आप लोगों का फिनिश। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। फैट के बारे में पढ़ना है हमने, क्योंकि फैट की एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी टेढ़ी है एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले आप ये देखो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो इनसॉल्युबल हैं, तो इनको डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आप इनको कैसे एब्जॉर्ब करोगे, अब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा रही हूँ, ध्यान से देखो सब बच्चे। सबसे पहले बेटा ये कंसीडर करो, आपके पास एक विलाय है, मतलब एक होता है ना सिंगल, तो उसको विलस बोलते हैं। बहुत सारे हैं तो विलाय, सिंगल है तो विलस। विलस इज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल, इसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है।
ठीक है। अभी ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके सामने की तरफ है हेयरी प्रोजेक्शन, जिनको आप बोलते हो माइक्रोविलाई। क्लियर। और यहाँ सपोज करो लिम्फ वेसल एंटर हुई और वो डायलेट होके बन गई, दिस इज द लैक्टियल। तो इस पार्ट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज द लैक्टियल। और लैक्टियल में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ, विच इज अ कलरलेस फ्लूइड। तो अभी हम क्या करते हैं बेटा, इतना सा पोर्शन उठा लेते हैं, ठीक है, जस्ट दिस पोर्शन, इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ लुक, इसको मैं आपको बता देती हूँ कैसे देखना है। ये मान के चलो हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, दिस इज वन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। क्लियर। अभी ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, इसके सामने की तरफ है वेरी स्मॉल हेयरी प्रोजेक्शंस, and these hairy projections are known as the microvilli। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं as microvilli। क्लियर। सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस आ जाएगा, देन यहाँ पर हमारे पास पोस्ट ऑर्गेनेली है विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। क्लियर। वो एक सेल है बेटा जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, दिस इज जस्ट वन सेल। इसके नीचे ये मान के चलो हमारे पास लैक्टियल है। तो लैक्टियल में कौन सा लिक्विड फ्लो करता है, कलरलेस लिक्विड, जिसको हम नाम देते हैं लिम्फ। ये लिम्फ हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आपके पास जितना भी सब्सटेंस है कौन कौन सा है, यू हैव फैटी एसिड, यू हैव ग्लिसरॉल, यू हैव फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये है ना सारा। तो ये सारा फैटी सब्सटेंस हो गया। तो वी विल राइट डाउन फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, और एक इसमें हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये सारा आप ले लो, उठा लो इसको। अब इसमें हम ऐड करते हैं बाइल सॉल्ट। क्या ऐड करेंगे, बाइल सॉल्ट। क्योंकि बेटा ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो इसको पहले वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसमें क्या ऐड करते हो, यू हैव टू ऐड द बाइल सॉल्ट। क्लियर। तो बाइल सॉल्ट यहाँ पर लेते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो जब आप बाइल सॉल्ट लोगे तो बेसिकली क्या होगा कि सेंटर में मान के चलो ये हमारा सारा फैटी सब्सटेंस हो गया, जिसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन सब आ गई। ठीक है। तो जो बाइल सॉल्ट है दैट विल फॉर्म अ कवरिंग अराउंड दिस फैटी सब्सटेंस। ये समझो बाइल सॉल्ट की कवरिंग जैसी बन गई अराउंड द फैटी सब्सटेंस, बन गई। अब ये जो राउंड सा बेटा स्ट्रक्चर आप लोगों के पास बना, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नाम देते हैं मिसल। क्या बोलते हैं इसको, मिसल। क्लियर। तो जितना भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, इनको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट में। ड्रॉपलेट को बोला जाता है मिसल्स विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट। अब ये मिसल बेटा डिफ्यूज करेगा टुवर्ड द सेल और ये आ जाएगा सेल के अंदर। बट ध्यान रहे जब ये मिसल सेल के अंदर जाएगा तो जितना भी फैटी सब्सटेंस था वो सारा इसने सेल के अंदर रिलीज कर दिया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन। लेकिन जो हमारा बाइल सॉल्ट था, बाइल सॉल्ट बेटा बाहर ही रह जाता है, बाइल सॉल्ट बाहर रह जाएगा। ठीक है। सो इसको हम लेबल कर लेते हैं, दिस इज द बाइल सॉल्ट। और जितना भी फैटी सब्सटेंस था वो सारा सेल के अंदर चला गया। पॉइंट इज क्लियर। अब जब ये सेल के अंदर जाएगा तो इट विल गो टुवर्ड दिस सेल ऑर्गेनली जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रक्चर जिसका नेचर है वाटर सॉल्युबल, और इसको हम नाम देते हैं काइलोमाइक्रॉन। क्या बोला जाता है इसको, काइलोमाइक्रॉन। तो जितना भी फैटी सब्सटेंस है जब वो ईआर के अंदर गया तो वहां हुई उसकी मॉडिफिकेशन एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ वाटर सॉल्युबल पार्टिकल। तो उसको क्या नाम दिया जाता है, काइलोमाइक्रॉन। तो ध्यान से देखो, मिसल्स जो हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा यानी कि सेल के अंदर जाएंगे, वहां जाके दे अगेन कन्वर्ट इनटू प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल जिनको नाम दिया जाता है काइलोमाइक्रॉन। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द काइलोमाइक्रॉन, इट इज प्रोटीन कोटेड वाटर soluble
फैट ड्रॉपलेट, क्या बोला जाता है इसको? प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल फैट ड्रॉपलेट। ये किसका नेचर बताया मैंने आपको? काइलोमाइक्रोन का। सो काइलोमाइक्रोन आर बेसिकली प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल फैट ड्रॉपलेट। है वो फैट, they are coated by protein and now they are water soluble, so they are called protein coated water soluble fat droplet। क्या नाम है? काइलोमाइक्रोन। तो अब इस काइलोमाइक्रोन को निकाल के भेजा जाता है सबसे पहले लिम्फ में। लिम्फ में भेज देंगे और लिम्फ अल्टीमेटली इसको आगे जाके कहाँ रिलीज कर देगा? आपके ब्लड में। तो फाइनली जितना भी फैटी सब्सटेंस था वो आपके ब्लड में रिलीज हो गया। So this is how the fatty acid and glycerol, they are absorbed in case of human। अब अगर मैं ये सामने वाला डायग्राम आपको बताऊं ना, तो इसको ध्यान से देखो। ये हमारा फैटी सब्सटेंस हो गया, ठीक है। देखो जरा, मैं बना रही हूँ यहाँ पर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेटा बाइल सॉल्ट हो गया, दिस इज द बाइल सॉल्ट। ये दोनों मिक्स हुए, इनके मिक्सिंग से हमारे पास बन गए मेसल्स। तो ये बना दिया हमने मेसल, बन गया आपके पास मेसल, ठीक है। अब ये जो मेसल है ये जाएगा इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। सेल के अंदर जाके इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटीन कोटेड वाटर soluble fat droplet which is called chylomicron। Then chylomicron enter into the lacteal and from the lacteal it will enter into the blood circulation। This is how the absorption of the fat occurs in case of human। Anji, given slide is clear to everyone in the class? Put the thumbs up on the screen बेटा अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को, अच्छे से क्लियर हो गया। इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा ही क्लियर है ये, ठीक है। डायग्राम भी बना दिया है, ध्यान से इसको एक बार चेक कर लेना, रिवाइज कर लेना। लेक्चर अपलोड कर दूंगी तो उसको एक बार जाके वहां से रिवीजन जरूर करनी है आपने। और ये डायग्राम नोट्स में बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जो आप नोट्स में बनाओगे वो सिर्फ बेटा विलाय का बनाओगे, जो हमने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना मैंने एलैबोरेट किया है यहाँ पर, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना कि कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। तो पहले आप सारा फैटी सब्सटेंस मेसल्स में कन्वर्ट करोगे। मेसल्स जो बनी है वो सेल के अंदर जाएंगे, तो वहां जाके वो काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे। फिर फाइनली काइलोमाइक्रॉन को हम रिलीज करते हैं लिम्फ में, और लिम्फ से वो कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड सर्कुलेशन में। पॉइंटर्स क्लियर बेटा? तो ये एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। और एक मैं टेबल आप लोगों को बता देती हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो वहां पर चैप्टर का जो सेकंड लास्ट पेज है वहां पर टेबल आपके पास है 16.1। अभी इसमें ना समरी दी है आपको, मतलब एक ब्रीफ अकाउंट दिया आपको, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे और कहाँ होता है, ठीक है। हाँ बना लेना, जरूर बना लेना, ऐसे नहीं बोला मैंने ना बनाने को। बस इतना है कि फाइनल पेपर के लिए इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए आपने बनाना है, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन की साइट नंबर 1 है वो है आपका माउथ। आपके माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, आपकी बगल कैविटी में। जैसे कुछ ड्रग्स है, कुछ दवाइयां हैं, ठीक है, तो वो जब हम लेते हैं तो व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद द म्यूकोजा, म्यूकोजा होती है सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है, म्यूकोजा ऑफ द माउथ जो साइड्स में आपको मिलती है। और इवन जो आपके टंग की बेटा लोअर साइड है, जीभ के नीचे वाली साइड, क्योंकि वहां पर कैपिलरीज और ब्लड की सप्लाई है, तो डायरेक्टली जो ड्रग्स वगैरह है वो सीधा आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? मेनली ड्रग्स का। सेकंड आता है स्टमक। स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल। अगर आप सिंपल शुगर लेते हो, जैसे डायरेक्टली अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो, वाटर है, सिंपल शुगर है, अल्कोहल है, इन तीनों का। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाए तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है बेटा। प्रिंसिपल मतलब सबसे मेन ऑर्गन, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। यहीं पर डाइजेशन भी कंप्लीट होता है और यहीं पर फाइनली एब्जॉर्प्शन भी होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड किसके थ्रू होते हैं? म्यूकोजा के थ्रू। कहाँ होते हैं? ब्लड में और लिम्फ में। फोर्थ आता है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखो डाइजेशन तो नहीं होता, इतना तो क्लियर है, देयर इज नो डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन एब्जॉर्प्शन जरूर होता है, बहुत ही कम होता है बट होता जरूर है।
वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। तो देख लो बेटा, उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं, किस किस का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा। माउथ में सिर्फ ड्रग्स का है, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। ये टेबल आपने जरूर बनाना है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है। तो जो एनसीईआरटी में है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डायग्राम है चाहे कोई टेबल है, जरूर बनाना है अपने नोट्स में। पॉइंट क्लियर है बेटा सभी बच्चों को?